नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RVS स्टडी क्लासेस में। हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे आज समास को। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे समास को। ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक जो चैनल है इसे अधिक से अधिक शेयर भी किया करें आप लोग। ठीक है। तो समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। जो समास है, समास का शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो संक्षेप या संक्षिप्त, संक्षेप या संक्षिप्त भी कह सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त। समास का जो शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त भी कहते हैं। तो क्या होता है जब संक्षिप्त होता है? ठीक है, जैसे हम कहते हैं राजपुत्र, जैसे हम कहते हैं राजपुत्र। ठीक है, जैसे हम कहते हैं राजपुत्र। ठीक है, तो राजपुत्र हम क्या कहते हैं? संक्षेप में कहते हैं। और इसे पूरी अगर हम कहना चाहेंगे तो हम कैसे कहेंगे? राजा का पुत्र। राजपुत्र क्या मतलब? राजा का पुत्र। तो राजा का जो पुत्र होगा उसे हम संक्षेप में क्या कहेंगे? राजपुत्र कह सकते हैं। ठीक है, उसे हम राजपुत्र कह सकते हैं। जैसे देशभक्ति, जैसे होता है हमारा देशभक्ति। तो देशभक्ति को जब हम फैलाएंगे, विस्तृत करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति। तो यानी जो इसका समास का जो शाब्दिक अर्थ हुआ है हमारा कि संक्षेप, कोई भी बड़ी चीज को हम छोटे में उसे प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा बनती है, कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या होता है? कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या मतलब हुआ? कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है, सार्थक शब्द होना चाहिए। ठीक है, जो एक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक है, संक्षेप या संक्षिप्त। तो ये तो हुआ समाज का जो ये हुआ हमारा समाज का शाब्दिक अर्थ संक्षेप। और इसे परिभाषा में कैसे पढ़ेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। बने सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अब क्या आता है कि ये पदों की प्रधानता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया जाता है। जो पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, समास का वर्गीकरण क्या है? कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण किया जाता है। ये होता है जैसे पूर्व पद प्रधान,
जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, ये 4 टाइप के किया जाता है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, फिर उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इस टाइप से किया जाता है। तो कहला हमने लिखा कि पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व मतलब पहला पद, पूर्व मतलब पहला पद, अब आता है उत्तर पद जिसका प्रधान है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, तो वो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, और उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व कहते हैं। दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद अप्रधान, यानी कोई पद प्रधान नहीं है इसमें, दोनों पद अप्रधान है, मतलब तीसरे का अर्थ निकलेगा यहाँ पर। तो वो हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास। क्या हुआ कि जो समाज है, समाज का शाब्दिक अर्थ हमारा होता है संक्षेप या संक्षिप्त होता है। जैसे राजा पुत्र, संक्षेप में हम क्या लिखते हैं, राजा पुत्र, और इसे हम विस्तार में क्या लिखेंगे, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। वैसे ही देशभक्ति आता है, देशभक्ति को हम विस्तार में क्या लिखें, देश के लिए भक्ति, इसे हम विस्तार में लिखते हैं। यानी इसकी और परिभाषा क्या बना सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और क्या होता है कि इसे पदों की प्रधानता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया जाता है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण किया जाता है। एक क्या था, पूर्व पद प्रधान, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है तो वो हमारा अव्ययभाव समास कहलाता है। जिसका हमारा उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और जिनके दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है, कोई पद उनका दोनों मतलब दोनों पद, पूरा शब्द का कोई मतलब प्रधान नहीं होता है, पूरा शब्द प्रधान नहीं होता है, पूरा शब्द ही प्रधान नहीं होता है, मतलब उसका तीसरे अर्थ निकल रहा होता है, उसका जो अर्थ निकल रहा होता है तीसरा अर्थ निकल रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। आइए अब जो समास का वर्गीकरण किया जाता है पदों के आधार पर करके, अब समास होते कितने प्रकार के हैं, ये तो वर्गीकरण किया गया। तो अब यहाँ पर काउंट करेंगे हम समास को, काउंट करेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो हमारे एक अव्ययभाव समास बन गया, एक यहाँ पर एक हमारा अव्ययभाव समास बन गया 1, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया तत्पुरुष समास, ठीक है, ये हो गया हमारा 2। कर्मधारय समास हो गया हमारा 3, द्विगु समास हो गया हमारा 4 और द्वंद्व समास हो गया हमारा 5, ठीक है, और बहुव्रीहि समास हमारा हो गया 6। यानी समास कितने प्रकार के होते हैं, समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं।
प्रकार के होते हैं। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है। इसे हम कैसे याद करेंगे कि जो हमारी ट्रिक है समास के प्रकार याद करने की, जो हमारी ट्रिक है वो है हमारी अब तक दादा। अब तक दादा, अब तक दादा, जो हमारी ट्रिक है वो हमारी है अब तक दादा। ठीक है, अब इनसे देखो हम कैसे याद करेंगे अब तक दादा को। अब तक दादा को देखो, ये हमारा आ गया, आ से हमारा अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। ठीक है, वा से हमारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, ता से हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, का से हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। एक दा से हमारा द्वंद्व समास, द्विगु समास लिख लो इसे। ठीक है, द्विगु समास। अब एक से हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, एक से हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। तो देखो, यानी आ से हमारा क्या हो गया, आ से हमारा अव्यय भाव समास नंबर 1। दूसरा हमारा बा से हमारा हो गया बहुव्रीहि समास नंबर 2। ता से हमारा हो गया तत्पुरुष समास नंबर 3। का से हमारा हो गया कर्मधारय समास नंबर 4। और दा से एक हमारा हो गया द्वंद्व समास, और एक दा से हमारा हो गया द्रव समास। ठीक है, तो नंबर 4, 5 और 6 ऐसे हम याद कर लेंगे। ठीक है, अब तक दादा, अब तक दादा। और अब तक दादा का क्या मतलब हुआ, आ से अव्यय भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, और दा से डबल दा है। ठीक है, दा यानी द्विगु समास और द्वंद्व समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, द्विगु समास और द्वंद्व समास। आइए अब इन्हें हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास को। ठीक है, कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, अभी हमने बताया था कि दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में लिख लो यहां पर, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। एक तो इनकी खास बात है दोनों समास में दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, और क्या है कि दोनों के बीच योजक चिन्ह होता है, दोनों के बीच योजक चिन्ह, दोनों शब्दों के बीच क्या होगा, योजक चिन्ह। जानते हो, ऐसे वाला योजक चिन्ह होता है। और इसका अर्थ क्या होता है, और जो योजक चिन्ह है इसका अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा और या। ठीक है, जो योजक चिन्ह है उसका क्या अर्थ निकलेगा, और या। तो वहां पर हमारा क्या होता है, वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे हम कहते हैं दाल रोटी, दाल और रोटी, ऐसे लिखते हैं, दाल रोटी लिखते हैं, नहीं लिखते, दाल रोटी। ठीक है, ऊपर नीचे, पाप पुण्य, ऊपर
नीचे पाप पुण्य, ठीक है, ऊपर नीचे पाप पुण्य, दिन रात, दिन रात, ठीक है, दिन रात। और इसके एक द्वंद्व समास की एक और खास बात है, ये क्या होता है कि ये विपरीत होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं। देखो यह एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं। यानी विपरीत शब्द जो एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जो एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दाल के साथ रोटी, दाल और रोटी, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, पाप या पुण्य, दिन या रात, ठीक है, पाप या पुण्य, दिन या रात, ठंडा या गर्म, थोड़ा या बहुत, सुख या दुख, छल या कपट। ऐसे ही है। और आता है माता और पिता, आगे और पीछे, देश और विदेश, रुपया और पैसा, सुख और दुख, घास फूस, नर नारी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इनमें देखो हमारा योजक चिन्ह भी आ रहा है और इनका जब हम अर्थ निकालेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल और रोटी, अर्थ निकला हमारा। दिन और रात को दिन और रात, दिन और रात, ठीक है, ऊपर और नीचे, पाप और पुण्य। देखो इसमें हमारे योजक चिन्ह का क्या मतलब आ रहा है, और आ रहा है, और, ठीक है। और दोनों समाज में क्या होता है कि दोनों पर प्रधान होते हैं, दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है और योजक चिन्ह का जो अर्थ होता है और या होता है, ठीक है। और ये शब्द एक दूसरे से विपरीत होते हैं, ये शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे से विपरीत होते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हमारा होता है आज कल, आज और कल, ठीक है। तो नोट कर लिया आपने, आज और कल, दिन और रात, ठंडा और गर्म, ऊपर और नीचे, थोड़ा और बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह बना हुआ होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 2 पर, द्विगु समास। नंबर 2 हमारा है द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। नंबर 2 हमारा है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है, हमने बताया था द्विगु समास में इसका उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है, पहला पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची, ठीक है, पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। और उत्तर पद कैसा होता है, प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची होता है और उसका उत्तर पद कैसा होता है, प्रधान होता है, ठीक है। संख्यावाची विशेषण भी होता है, इसे लिख लो, संख्यावाची विशेषण, कि वो संख्या वो जो होती है उसकी जो उत्तर पद है उसकी विशेषता बताती है, ठीक है। जो संख्या होगी पहले पद की वो क्या करेगी, उत्तर पद की क्या बताएगी, विशेषता बताती है, तो वो हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। जैसे वो होता है हमारा चौराया, जैसे हमारा होता है चौराया, चौराहा, ठीक है। चौराहा का मतलब क्या है, जिसकी चार रास्ते हों, जहां पर चार रास्ताएं हों, चार रास्ते हों, ठीक है। एक ऐसा बिंदु, देखो चौराहे किसे बोलते हैं, एक ये बिंदु है, ठीक है, तो इसकी इधर भी रास्ता होगी, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता और इधर भी रास्ता है, तो इसे ये बिंदु हमारा क्या कहलाता है, चौराया कहलाता है, जिसकी चार रास्ताएं होती हैं वो हमारा। और देखो संख्या भी आ गया 4,
संख्या भी इसमें आ गया 4। जैसे वो होता है हमारा शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी को क्या कहते हैं? 100 वर्ष। 100 वर्ष कहते हैं। तो देखो हमारा पहला पद क्या संख्यावाची आ गया, शताब्दी पहला पद हमारा संख्यावाची आ गया इसमें, ठीक है। फिर और जैसे होता है हमारा तिमाही। तिमाही तो मतलब 3 महीने। 3 महीने, तिमाही मतलब 3 महीने। तो पहले देखो 3 हमारा क्या संख्यावाची आ गया, पहला हमारा संख्यावाची आ गया। जैसे होता है हमारा 2 गुना, जैसे हमारा होता है 2 गुना, दोपहर, त्रिभुवन, ठीक है, अष्टभुज, सप्ताह, त्रिकोण, तिरंगा। देखो आता तिरंगा। तिरंगा जिसके 3 रंग हैं, जिसके 3 रंग होते हैं उसे क्या कहते हैं? 3 रंग। 3 रंग हैं होते हैं उसे हम तिरंगा ही तो कहते हैं। तो देखो इसमें 3 आ गया, 3 कलर, इसमें 3 आ गया। तो ये हमारा क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, दीर्घ समास होता है, ठीक है। जो हमारा दीर्घ समास होता है, इसे हम कैसे पहचान लेंगे कि पहला पद संख्यावाची आएगा, संख्या बताएगा। देखो यहां से समझ लो, दो का मतलब 2, 2 का मतलब 2, और 2 मतलब संख्या, 2 मतलब संख्या, ऐसे याद कर लो। 2 का मतलब 2, 2 का मतलब संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों समाज को ऐसे पकड़ लेंगे, अगर कहीं पर हमें मिल जाता है तो हम ऐसे उसे पकड़ लेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान नहीं है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, प्रधान नहीं है, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और इसमें तीसरे पद का निर्माण होता है, इसमें तीसरे पद का निर्माण होता है, जिसके फैक्टें विशेषताएं हैं, ठीक है, निर्माण होता है। यानी बहुव्रीहि समाज में क्या होता है, दोनों पद तो प्रधान होते नहीं है, और क्या होता है कि इसमें तीसरे पद में तीसरा पद का निर्माण कर देते हैं, जो शब्द होते हैं वो तीसरे पद का निर्माण कर देते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे बहुव्रीहि समास कहलाते हैं, वो हमारे बहुव्रीहि समास कहलाते हैं, ठीक है। जैसे होता है हमारा चतुरानन। चतुरानन, ठीक है। चतुरानन मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं, जिसकी 4 भुजा, जिसकी 4 भुजाएं कौन है? वो जिसकी 4 भुजाएं हैं वो कौन है? जैसे लंबोदर। लंबोदर जिसका उदर लंबा है, जिसका उदर लंबा है, इसका यही तो अर्थ हुआ, जिसका उदर लंबा है। तो मतलब जैसे गणेश जी, गणेश, गणेश जी, ठीक है। और जिसकी 4 भुजाएं यानी ब्रह्मा, ठीक है। जिनकी भी 4 भुजाएं होंगी वो किसी ना किसी का करेंगे, ठीक है। फिर जैसे होता है पंकज, और इसकी एक खास बात है, जितने पर्यायवाची शब्द हैं, जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, जितने भी पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, ठीक है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। इतना लिख लो कि जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। जितने भी पर्यायवाची हैं बहुव्रीहि समास, यानी इसमें क्या होता है, जैसे कह रहे हैं लंबोदर, तो जिसका उदर लंबा है, जिसका उदर लंबा है, उसने किसे का उदर लंबा, किसे हम कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं,
किसे हम कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, गणेश जी को कहते हैं। तो जैसे कहते हैं बारहसिंगा, जैसे हम कहते हैं बारहसिंगा, तो बारहसिंगा किसे कहते हैं? हिरन को कहते हैं। बारहसिंगा हिरन को ही कहते हैं बारहसिंगा। ठीक है, तो जैसे पंकज, पंकज किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। पंकज किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। जैसे होता है हमारा चक्रपाणि, तो चक्र को जो धारण करें वो कौन है? भगवान विष्णु है। जो चक्र को धारण करे हुए वो कौन है? भगवान विष्णु है। तो उन्हें, तो इसमें क्या होता है, देखो तीसरा अर्थ निकल रहा है। इसका जो अर्थ निकल रहा है, इसका जो शब्द का अर्थ तो कुछ होता है, लेकिन उसको वो कहते तो कुछ और रहा है। ठीक है, यानी शब्द का जो अर्थ है वो तीसरे वर्ड की तरफ जो है उसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा बहुव्रीहि समास। और इसमें अधिकतर क्या पर्यायवाची शब्द इसके उदाहरण में आते हैं। इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो इसके उदाहरण में आते हैं, ज़्यादातर इसके उदाहरण में वही आते हैं। जैसे कहते हैं दशानन, जैसे हम कहते हैं दशानन, तो 10 है जिसके सिर, दशानन अनमन सिर। ठीक है, तो जिसके 10 सिर है उसे बताओ क्या कहते हैं? 10 सिर किसके हैं? रावण के। तो रावण को हम क्या है? दशानन तो ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखो तीसरा, दशानन का अर्थ तो हुआ जिसके हैं 10 सिर, लेकिन जिसके सिर 10 हैं उसे हम दशानन ही तो कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आ गया हमारा कर्मधारय समास। चौथा हमारा है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय में क्या समास होता है? इसमें उत्तर पद जो होता है, कर्मधारय समास जो है हमारा, कर्मधारय जो समास है इसमें क्या होता है हमारा कि जो कर्मधारय समास जो होता है इसमें क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। ठीक है, कि उत्तर पद तथा पूर्व, जो उत्तर पद क्या होता है इसमें प्रधान होता है। अब लिख दें इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। कर्मधारय समाज में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय समाज में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। और क्या होता है इसमें कर्मधारय समाज में कि पूर्व पद जो क्या होता है, पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता को बताता है। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता को बताता है। तो आइए नेक्स्ट इसमें चलते हैं और देखते हैं कि उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद उत्तर पद की पद में की विशेषता को बताता है। ठीक है, उत्तर पद की विशेषता को बताता है और इसे उपमेय में और संबंध भी स्थापित करता है। ठीक है, इसमें तुलनात्मक किया जाता है। ठीक है, एक इसमें आता तुलना की जाती है। देखो कर्मधारय समाज में क्या होता है? तुलनात्मक शब्द होते हैं, तुलनात्मक यानी तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। तुलनात्मक शब्द होते हैं और उनमें क्या की जाती है? तुलना की जाती है। ठीक है, जो तुलनात्मक शब्द होते हैं उनमें क्या की जाती है? तुलना की जाती है। तुलनात्मक शब्दों में तुलना की जाती है। तो जैसे हम समझे कहते हैं चरण कमल, जैसे हम कहते हैं चरण कमल। ठीक है, तो देखो चरणों की एक तुलना किससे की गई? देखो जिसके चरण कमल के समान है। ठीक है, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण है, यानी कमल के समान चरण। ठीक है, कुपुरुष, कुपुरुष मतलब जो होता है जिसे कहते हैं बेकार का। ठीक है, कुपुरुष। जैसे कमल नयन, कमल नयन, तो कमल आंखें किसके समान है? कमल के समान, कमल के समान इसकी आंखें, कमल के समान, कमल के समान आंखों वाले। ठीक है, आंखें।
तो ये देखो तुलना कर रहे हैं हम यहाँ पर कर्मधारय समाज में, क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। एक क्या प्रथम पद इसमें क्या था, उत्तर पद प्रधान है, देखो कमल नयन, कमल नयन, यानी उत्तर पद इसमें प्रधान होता है और इसमें ज्यादातर तुलात्मक शब्द होते हैं। तुलात्मक शब्द अगर कहीं पर भी आ जाएं तो वहां पर हम क्या करेंगे, कर्मधारय समास को लगाएंगे, कर्मधारय समास को लगाएंगे। फिर आता है कि हमारा अव्ययीभाव समास, फिर आता है कि हमारा अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, ठीक है। फिर हमारा आता है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है व अव्यय भी होता है, पहला पद प्रधान भी होता है व अव्यय भी होता है, ठीक है, अव्यय भी होता है व अव्यय भी होता है ये। और क्या होता है, अव्यय भी होता है। इसमें जो उपसर्ग होते हैं, देखो अव्ययीभाव समाज में उपसर्ग, उपसर्ग जैसे बड़ा आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप, ठीक है। तो ये देखो अगर ये उपसर्ग अगर किसी शब्द में लगे हुए आ जाते हैं तो वहां पर हम पहचान लेंगे कि अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हम कहते हैं आजीवन, आजीवन, प्रतिदिन, प्रतिदिन, अनुशासन, अनुशासन, हर दिन, ठीक है, हर दिन। ऐसा आता है यथासंभव, यथासंभव, यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, हमारे इसमें क्या निकल रहा है, देखो उपसर्ग ही तो आ रहे हैं, उपसर्ग निकल रहा है आ, प्र, अनु, हर, यथा, यथा। तो देखो जो जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो, जिन शब्दों में उपसर्ग लगे हों तो वो वहां पर हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे अव्ययीभाव समास कहलाते हैं, वो हमारे अव्ययीभाव समास कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा तत्पुरुष समास, और जो हमारा लास्ट समास है वो तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास लास्ट हमारा है तत्पुरुष समास। आप लोग क्या करें कि हम जो लिख रहे हैं इसे आप लोग नोट करते रहा करें, इसे आप नोट कर लेंगे तो ये आगे आप जब भी पढ़ेंगे ध्यान आपको रहेगा इसका, और बार बार आपको वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है 6 तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उन दोनों के बीच कोई ना कोई जो चिन्ह होता है वो लुप्त होता है, ठीक है। जो तत्पुरुष समास होता है उसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, एक तो इसमें लिख दो उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। और शब्दों के बीच क्या होता है, कारक चिन्ह लगे होते हैं। शब्दों के बीच क्या होता है कि कोई ना कोई कारक चिन्ह लगा होता है, शब्दों के बीच कारक, शब्द क्या होते हैं, लुप्त होते हैं। जो शब्द होते हैं उनके बीच जो कारक शब्द होते हैं वो लुप्त होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, वो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं हवन सामग्री, जैसे हम कहते हैं हवन सामग्री, हवन सामग्री। तो हवन सामग्री को हम कैसे इसे लिखते हैं, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो देखो इसमें
काय का जो कारक चिन्ह, कारक शब्द है हमारा के लिए, कारक शब्द है हमारा के लिए। देखो शब्द में जो लुप्त है, जो यहाँ पर लुप्त है वो हमारा क्या है, के लिए लुप्त है। जो कौन सा शब्द हमारा लुप्त है, के लिए शब्द लुप्त है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कर्मधारय, क्या नाम, ये हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। ये हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास के जो भाग हैं वो 6 भाग हैं। तत्पुरुष समास को 6 भागों में हम पढ़ते हैं। वो हैं कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, और संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसे हम तत्पुरुष को ही पूरे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर इसे आप पढ़ेंगे तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब तत्पुरुष को थोड़ा हमने आपको बता दिया, संक्षेप में बता दिया है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में तत्पुरुष को पूरा पढ़ेंगे। इसके जो कारक शब्दों के जो हैं, कारक शब्द से हम पहचान कराएंगे कि तत्पुरुष समाज में कौन सा तत्पुरुष समाज है, तत्पुरुष समाज में कौन सा तत्पुरुष समाज है। तो इसके लिए एक नया वीडियो ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए और बाकी जो समाज थे, बाकी समाज सारे कंप्लीट हो गए हैं। तत्पुरुष समाज को हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।